भी याद आ गया। So, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. We again continue the session of power generation online via Zoom and हमारे साथ मौजूद हैं नुमान मकसूद, आशिर और सिराज। अब तक सेशन में कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए इसे रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है किसी को, किसी भी मेथड, प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, तो सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट। सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट एक बार दोबारा बता दें जरा, ओवरव्यू। असल में सिग्नल प्रॉब्लम आ गया था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी आखिर में। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट के बारे में बता रहा था कि पावर प्लांट को क्लासीफाई किया जाता है इन मेथड्स के ज़रिए से। ये मेथड्स, उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेथड बेस होता है, इनमें 2 से 3 मेथड तो लाजमी चल रहे होते हैं। उनमें स्टेटस है कि किन स्टेटस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो थर्मल पावर प्लांट है तो सही, लेकिन उसमें थर्मल पावर प्लांट की कैटेगरी कौन सी है, स्टेटस वो चीज़ होती है। फ्यूल टाइप आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, कि आया वो कन्वेंशनल तरीके से फर्नेस ऑयल है, कोल है जिसे कोयला कहते हैं, या आपकी नेचुरल गैस है, फर्नेस ऑयल वगैरह। तो फ्यूल की टाइप हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये 3 कन्वेंशनल फ्यूल ही हैं जिससे जलाकर बिजली पैदा की जाती है थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए से। कैपेसिटी यानी कितने मेगावाट की है वो पर यूनिट के हिसाब से बतानी होती है, यहाँ पे कितने यूनिट्स के बिहाफ पे कितने कितने इंडिविजुअल यूनिट कितने मेगावाट के हैं। ऑपरेशन उसमें क्या हो रहा होता है वो यहाँ बताया जाता है। उसके बाद प्राइम मूवर यहाँ पे किस तरह काम करता है। प्राइम मूवर ये बताना होता है इसमें कि किस कैटेगरी से वो ड्राइव हो रहा है, तो आया वो थर्मल कन्वेंशनल पावर प्लांट के ज़रिए से कोल है, गैस है, या फर्नेस ऑयल बेस है। तो ये उसकी क्लासिफिकेशन थर्मल पावर प्लांट के बिहाफ पे की जाती है। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। यहाँ तक मज़ीद कोई सवाल किसी का है, मोहम्मद रज़ा, तो पूछ लीजिए, हम आगे चलते हैं यहाँ से। वरना स्टेटस के बारे में इन्होंने बताया कि वो कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या होता है, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, स्टीम इंजन पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। कुछ डीजल इंजन भी होते हैं, उसमें फ्यूल एज अ डीजल इस्तेमाल होता है लेकिन डीजल क्योंकि हमारा बहुत एक्सपेंसिव और रेयर फ्यूल है, इसलिए इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो और जनरेटर जो हमारे होते हैं अमूमन वो डीजल बेस होते हैं। तो अमूमन डीजल पावर प्लांट आपको रेयर वे में ही मिलेंगे। गैस टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो आपके होते हैं जो डैम के जरिए पावर प्लांट बिजली बनाई जाती है। फर्दर मोर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट, लास्ट हमने पढ़े भी थे, अपनी लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी वीक 7 के एंड पे, ये वीक 8 चल रहा है हमारा। तो 8 या 24, यानी 24 से 25 लेक्चर इस वीक के एंड पे मुझे कर लेने हैं जनरेशन के। तो होपफुली ये मेरा 23वां लेक्चर चल रहा है, तो मैं 2 इंशाल्लाह मजीद करके उसे 25 कर लूँगा, और देन उससे हम मिड अपना फुलफिल करेंगे। तो नेक्स्ट वीक भी क्लास होगी और वो सब भी कंटेंट एग्जाम में इंक्लूड होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी हमारा कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेशन है पावर प्लांट का। फर्दर नॉन कन्वेंशनल जो तरीके होते हैं पावर जनरेशन के, उसमें विंड एनर्जी पावर प्लांट है, जियोथर्मल एनर्जी है। अच्छा, जियोथर्मल के बारे में कोई बताएगा, जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है? Anyone have an idea about geothermal power plant? सर अर्थ टेम्परेचर की वजह से, एनर्जी की वजह से जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी। बिल्कुल। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? चाकर साहब आप बताएं। हाँ जी बिल्कुल सर, जिस तरह इन्होंने बताया कि जो जमीन के अंदर जो कोर है सर, तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है जेर जमीन। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे होता है, हर जगह नहीं होता। तो वहाँ पे हम पानी जो है इंसर्ट करते हैं, और वहां से जो पानी जो है वो जाके हीट अप होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिस स्टीम को हम फिर आगे स्टीम टरबाइन में यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल जी, यही उसकी टेक्नोलॉजी होती है जो कि जियोथर्मल एनर्जी में इस्तेमाल होती है। वेल,
कंटिन्यू करते हैं हम आगे। ओशन थर्मल एनर्जी आपकी एक होती है जो इसी के रिजम्बलेंस ही होती है जियोथर्मल की तरह से। वेव एंड टाइडल वेव, वेव और टाइडल वेव पानी की लहरों के जरिए जो बिजली पैदा की जाती है लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट तरीके से वो आपका चैनल टाइडल वेव का लगाया जा सके समंदर की सतह के ऊपर, जिसके ज़रिए से ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है टाइडल वेव का, लेकिन ये थोड़े समझदार जगहों पे लगाया जा सकता है। हर जगह समंदर के किनारों पे नहीं लगाया जा सकता ये वाला प्लांट। अच्छा, किनारों पे नहीं लगता ये थोड़ा फार अवे 1 किलोमीटर अवे जाके लगता है। वहाँ पे ये है कि समंदर की लहरें ज़रा कंसिस्टेंट लेवल की चल रही होती हैं और आपको फ्री एनर्जी उससे मिलती है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट इसमें होती है जो जिसके ज़रिए से ये चीज़ फुलफिल होती है। उसके बाद सोलर एनर्जी, ये सारे वो तरीके जो कि नॉन कन्वेंशनल वे हैं, ठीक है, और ये रिन्यूएबल के वे में भी आता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के वे में भी। तो सोलर एनर्जी इसमें है, बायोगैस एंड बायोमास एनर्जी। बायोगैस आपकी होती है जो मीथेन हो गई, अमोनिया हो गई, तो इनके जो बायोमास के प्लांट होते हैं उन जगहों पे जहाँ पे हमारी ये गाय भैंसें बंधी हुई होती हैं और उनके फुजले के ज़रिए से हम जमा करके एक पूरा बायोगैस का प्लांट बनाते हैं और उसके ज़रिए से जो मीथेन अमोनिया गैस हमें हासिल होती है उसको जलाने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और बायोगैस उस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, बायोगैस या बायोमास एनर्जी। तो ये सारी वो तरीके हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल वे हैं। इसे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहते हैं और इसे नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहा जाता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। फ्यूल टाइप, तो हीट इंजन फ्यूल जिसमें वेयर मैकेनिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीट इंजन which transfer thermal energy from combustion, combustion means जलाकर हम अपने रिसोर्सेज को या फ्यूल को, और फ्यूल टू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपके होते हैं उसमें आपका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। इसके ऊपर मैं तफसील से अपनी 4 लेक्चर बना चुका हूँ वीडियो के, अच्छे खासा कंटेंट मैंने इसमें 45 से 50 वीडियो इंडिविजुअल बनाई है 4 सेशंस के ऊपर, तो उसे ज़रूर देखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर किस तरीके से वो काम करती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें काम करता है। हीट इज़ यूज टू जनरेट स्टीम, किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल करके पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है, और एंड दस ऑपरेट स्टीम टरबाइन, और वो किस तरीके से स्टीम टरबाइन में काम करती है। अच्छा, मेरा एक चैनल है यूट्यूब का इंजीनियर अदील खान का, उस पर मैं अपनी वीडियो सारी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि गूगल ड्राइव पे असल में वो ट्रैश हो जा रही हैं वीडियोस, तो मैंने उसका बैकअप अब इसका लिंक बाकायदा मैंने पूरा रिकॉर्ड जो है LMS से मेंटेन किया हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से अभी डेटा आप देख सकते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल पे वो कंसिस्टेंट और उसमें कोई ऐसा शक शुबा नहीं है कि वहाँ से वो ट्रैश होगी, तो आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरी जितनी भी न्यूक्लियर जनरेशन है, पावर जनरेशन रिलेटेड, वो मैंने सारा लेक्चर जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन ये देख लीजिएगा डिटेल्स वहाँ मेंशन की हुई हैं मैंने। कंटिन्यू करते हैं आगे। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? वेयर नेचुरल गैस फायर्ड प्लांट में बी यूज इन स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। जियोथर्मल पावर प्लांट जो आपके होते हैं उसमें से स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट अंडरग्राउंड सोर्सेज। इस तरीके से चाकर ने भी मैं बताया था और एक और स्टूडेंट ने बताया था कि हम जियोथर्मल पावर प्लांट के अंदर करते ये हैं कि एक साइड से अर्थ के क्रस्ट या कोर की तरफ हम वाटर को इनलेट करते हैं और दूसरी जानिब वहाँ से स्टीम हासिल करते हैं, या डायरेक्टली स्टीम अगर वहाँ से मिल रही है हमें तो उसे एक्सट्रैक्ट करके हम अपने थर्मल पावर प्लांट को चला लेते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, इसके लिए जियोथर्मल चैनल बने होने ज़रूरी हैं जहाँ पे कंसिस्टेंट आपको स्टीम मिल रही हो और वो कंसिस्टेंट जियोथर्मल पावर प्लांट से आप जनरेशन कर रहे हों, तो वो एक पूरा मीडियम चैनल बना होना ज़रूरी है। और जिस तरह चाकर ने भी बताया कि ये लिमिटेड वे में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल नहीं भी है, ठीक। रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी है वो वेस्ट, बायोमास, विंड पावर, सोलर एनर्जी, ये वो एनर्जी के फ्यूल टाइप्स हैं जो कि आपको रिन्यूएबल वे में मिलते हैं। और जैसे सूरज है, आपको सूरज से आप बिजली पैदा कर सकते हैं सोलर सिस्टम के ज़रिए से।
सॉरी सोलर पैनल के ज़रिए से। तो सूरज रोज़ निकलेगा, रोज़ आप जनरेशन अपनी इलेक्ट्रिसिटी करें, विंड टरबाइन से करें, हवा चलती रहेगी विंड टरबाइन के ज़रिए, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी है कि विंड चैनल बने हों, तभी आप ले सकते हैं। फर्दर मोर फ्यूल टाइप के बाद हम आगे चलते हैं, जो कि तीसरी कैटेगरी है, जिसमें कैपेसिटी हम डिस्कस करेंगे। पावर प्लांट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पावर प्लांट को हम कैटेगराइज करते हैं। जो आपका नंबर 1 है वो स्मॉल पावर प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसिंग लेस देन 5 मेगावाट, तो वो लेस कैटेगरी में आते हैं, जो कि स्मॉल पावर प्लांट होते हैं। वो पावर प्लांट जो कि मीडियम कैपेसिटी के होते हैं, उनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइज इन द रेंज ऑफ 5 to 100 मेगावाट। तो इसमें हम करते ही हैं कि हमारी जो कैपेसिटी होती है पावर प्लांट की, वो इसमें लाई करती है, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइज इन द रेंज ऑफ 5 से लेके 100 मेगावाट में। तो ये आपका मीडियम कैपेसिटी पावर प्लांट कहलाता है। हीट कैपेसिटी जो सॉरी हाई कैपेसिटी पावर प्लांट जो आपके होते हैं, हैव द प्रोडक्शन रेंज 101 से लेके 1000 मेगावाट तक जो होते हैं, वो आपके हाई कैपेसिटी पावर प्लांट कहलाते हैं। ये कैटेगरी नंबर 3 होती है। कैटेगरी नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सुपर कैपेसिटी पावर प्लांट आपके कौन से होते हैं, जो कि एक्सीड द लिमिट ऑफ 1000 मेगावाट से जो एक्सीड करते हैं, और ये एक बड़ी लार्ज कैपेसिटी है। इनमें इकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और इनको मेंटेन करना, ऑपरेशन कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज होता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट से ग्रेटर होती है, पावर प्रोडक्शन लेवल इसके अंदर होता है। तो ये 4 किस्म की कैटेगरी हैं कैपेसिटी बेस्ड पावर प्लांट की, जिसको कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथी कैटेगरी है ऑपरेशन की। चौथी कैटेगरी जो ऑपरेशन की है, इसमें हम बात करेंगे नंबर 1 बेस प्लांट, लोडेड एज हैवीली एज पॉसिबल, वेयर इट्स लोड नेवर फॉल्स बिलो डिमांड। जिसका लोड जो है वो बिलो द डिमांड से नीचे नहीं आता, ठीक है। इसको बेस प्लांट कहते हैं ऑपरेशन वाइज। ऑपरेशन की जो सेकंड कैटेगरी है, उसमें कहते हैं पीक लोड, ठीक है। एक बेस लोड का मतलब वो सस्टेनेबल लोड में डिमांड आ रहा है, अचीव कर रहा है, लेकिन एक पीक लोड होता है तो यूज इन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे काम करता है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हम सब जानते हैं कि पीक लोड कब हमें अचीव मिलता है, 6 बजे के बाद से। 6 बजे के बाद से लेके रात को 10 बजे 11 बजे तक हमें पीक लोड मिल रहा होता है। 10 बजे सस्टेनेबल, तो 6 7 8 9 10 ये कुछ 4.5-5 घंटे बनते हैं अगर आप 6 से 11 मिलाते हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम लोड चाहिए होता है। अगर आप गर्मियों की बात करें तो ये पीक लोड बढ़ भी जाता है, क्योंकि गर्मियों में एसी चल रहे होते हैं, और हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं जैसे पंखे हो गए, या हमारी लाइटिंग लोड तो ऑब्वियसली चलेगी, लेकिन जो हमारा फ़ैन का लोड है, एसी का लोड बढ़ जाता है, तो वो पीक लोड में शुमार होता है। लेकिन अगर सर्दियों में लें तो हमारे फ़ैन और एसी का लोड कम होता है, इसलिए सर्दियों में हमारी डिमांड कम होती है। तो 6 बजे से 10 बजे के दौरान ये पीक लोड आपको काफ़ी हद तक कम मिलेगा, लेकिन पूरे के पूरे डे में अगर आप दिन का साइकिलिक प्रोसेस देखें तो 6 से 10 के दौरान, सर्दी हो या गर्मी हो, इनकी एक सस्टेनेबल लिमिट होती है जो कि अपनी क्रॉस करते हैं, और 6 से 7 आपको लोड रिक्वायर्ड होता है। तो जो पावर जनरेशन साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि पीक लोड का एस्पेक्ट है, और उस दौरान आपको अपनी कैपेसिटी मेंटेन करनी होती है, जो कि पूरे दिन में आप नहीं कर पाते, लेकिन 6 बजे से 11 बजे आपको वो एक कैपेसिटी मेंटेन करनी होती है। तो लाजमी सी बात है कि आपको यहाँ पे ऐसे प्रोसेस ऑन रखने पड़ेंगे, मेंटेन रखने पड़ेंगे, जो आपको सस्टेनेबल लोड प्रोवाइड करे और आपकी पीक लोड को भी ड्राइव रखे। नंबर 3 कैटेगरी पे हम आते हैं ऑपरेशन वाइज इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लोड। इंटरमीडिएट लोड कौन से होते हैं? These small and
ओल्ड एग्जिस्टिंग प्लांट्स। तो वो छोटे लोड्स होते हैं जो एग्जिस्ट भी करते हैं और पुराने से चल रहे आते हैं, तो उन्हें इंटरमीडिएट लोड कहते हैं। उन्हें चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बंद कर दिए तो बहुत सारे उनसे इंटरमीडिएट साइकिल और कैस्केडेड सिस्टम होते हैं जो कि ड्राइव हो रहे होते हैं, तो उनको चलाना भी ज़रूरी होता है। ऑपरेशन तक अगर कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। पावर प्लांट साइकिल के अंदर जो ऑपरेशन वाले एस्पेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 कैटेगरी हमने इसमें डिस्कस की है: बेस प्लांट, पीक लोड और इंटरमीडिएट लोड। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। 5th कैटेगरी है, और आई थिंक लास्ट है ये कैटेगराइजेशन ऑफ पावर प्लांट में, प्राइम मूवर के एस्पेक्ट से हम भी पावर सिस्टम को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। प्राइम मूवर जो है वो 7 या उससे ज़्यादा किस्म के होते हैं। प्राइम मूवर नंबर 1 है जी स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन से आप जनरेशन करते हैं। प्राइम मूवर एक वो सिस्टम होता है हमारे पावर प्लांट में जो हमारी टरबाइन को रोटेट करता है, ठीक है। और टरबाइन को रोटेट करने के लिए वो मूवमेंट वाला प्रोसेस, ये मूवमेंट वाला कंपोनेंट, वो आपका वो वे है जिसके ज़रिए से आप चला रहे हैं कन्वेंशनल फ्यूल के ज़रिए से अपनी टरबाइन को चला रहे हैं। तो वो टरबाइन को चलाने के लिए सिस्टम आपका स्टीम टरबाइन हो सकता है, गैस टरबाइन हो सकता है, वाटर टरबाइन हो सकता है, विंड टरबाइन हो सकता है, कंबाइंड साइकिल। अच्छा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है। कंबाइंड साइकिल इंशाल्लाह मौका मिला तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें असल में मेरी नॉलेज थोड़ी कम है तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और फिर पढ़ाऊँगा, लेकिन ये भी एक कुछ मज़े की जनरेशन है कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो आपके होते हैं। इसे कहते हैं CCPP, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। इसमें मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बीच में स्टार्ट की थी, फिर मैंने वो आर्टिकल पढ़ा नहीं, लेकिन ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा इसके हवाले से मौका मिलता है तो। हीट इंजन, तो हीट इंजन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम वो जानते हैं कि अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं सारे कार्नोट साइकिल और स्टीम साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल, उनके अंदर वो स्टीम इंजन किस तरह से काम करते हैं और स्टीम इंजन के बाद वो टरबाइन तक किस तरह से आता है, ये भी एक प्राइम मूवर को रन करने का तरीका है, जो कि छठा कैटेगरी है। 7वें में आते हैं अदर रिसोर्सेज एज वेव, सनलाइट एंड एक्सेट्रा, जो कि 7th कैटेगरी में आता है। यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। जाकर सर जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये थोड़ा प्राइम मूवर का बता देंगे? प्राइम मूवर के बारे में पहले तो मैं बोलूँगा मुबशर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मुद्दतों बाद आपने अपनी प्यारी सी आवाज़ हम सबको सुनाई है। हम तो आपकी आवाज़ को तरस ही गए थे, तो माशाल्लाह आपका माइक भी काम कर रहा है, ये भी तसल्ली आज हो गई है। तो प्राइम मूवर की बात कर लेते हैं, लेकिन ये कि सवाल पूछा करें, और इंटरेक्टिव सेशन का मकसद यही होता है, जिस तरह आपने पूछा है, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुआ करे तो पूछ लिया करें। हम यहाँ पे इसलिए इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी हो तो हम गाइड कर सकें। तो अच्छा सवाल है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। प्राइम मूवर के हवाले से मैं ये बता रहा था कि प्राइम मूवर हमारा एक सिस्टम में ऐसा प्रोसेस होता है रोटेटिंग वाइज, जो कि सिस्टम को, यानी कॉमन शाफ्ट को जो कि जनरेशन से कपल होती है, ड्राइव करने के लिए, रोटेट करने के लिए चाहिए होता है। वो रोटेटरी पार्ट जो कि टरबाइन से लेके जनरेशन को रन, रोटेट करने के लिए जो हम पढ़ते हैं उसका नाम प्राइम मूवर है। तो इस चीज़ को प्राइम मूवर कहा जाता है। प्राइम मूवर की यहाँ पे किस्म बताई गई है: स्टीम टरबाइन बेस प्राइम मूवर, गैस टरबाइन बेस प्राइम मूवर, वाटर टरबाइन बेस प्राइम मूवर, विंड टरबाइन बेस प्राइम मूवर, कंबाइंड साइकिल बेस प्राइम मूवर और हीट इंजन बेस प्राइम मूवर। और 7वीं कैटेगरी में अदर रिसोर्सेज जो कि वेव टाइप के प्राइम मूवर हैं, सनलाइट बेस प्राइम मूवर और एक्सेट्रा टाइप ऑफ प्राइम मूवर्स होते हैं जो कि बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो ये उनकी कैटेगरी है। तो यहाँ तक डिफ़िकल्टी तो कोई नहीं है मज़ीद मुबशर भाई? नो सर। अच्छा, इसके अलावा मैं चाकर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पार्टिसिपेंट अटेंडीज़ हैं आज के सेकंड सेशन के, इनकी अटेंडेंस जो है वो शेयर कर दें ग्रुप पे कि आज कौन कौन अवेलेबल है, ताकि ये भी रिकॉर्ड में आ जाए। तो चाकर साहब इनकी अटेंडेंस लेके शेयर करते हैं ग्रुप पे, जो हमारा पीजी का है और ईसीटी का है। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। यहाँ तक मज़ीद कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है,
कोई पुरानी चीज़ रिकॉल करनी है या अब तक जो हमने पढ़ा है कुछ भी समझ नहीं आया हो इसमें तो बता दें, मैं उसे रिपीट कर दूंगा और हम उसे तफसील से डिस्कस कर लेंगे और मैं उसे आपको दोबारा बता दूंगा। और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। पावर प्लांट फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें उसमें टाइप्स और डिस्क्रिप्शन की अब हम बात करेंगे। ठीक है जी, ठंडक भी शुरू हो रही है तो अब ज़रा इसको देखें ज़रा गौर से और इसको छोटे छोटे पार्ट में देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कोई बताएगा इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को आइडिया हो कोई तो आप बताएं। ये DSLR से ली गई है तस्वीर और बड़ी एक अच्छी सिस्टम सारे दिखाए गए हैं इसमें। एक वास्ट वे से और सारे एस्पेक्ट्स को बताया गया। तो अगर किसी को आइडिया है तो इसके बारे में बताएं। कोई आइडिया नहीं है किसी को? तो हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो कन्वेंशनल तरीके से पावर प्लांट होते हैं, उनमें यूनिट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यूनिट्स, इन यूनिट्स के अंदर ये चिमनी होती है, जो वेस्टेज ऑफ गैस का अखराज होता है उसको निकाला जाता है और हमारे जो फ्यूल्स को बर्न आउट किया जाता है और जो वेस्टेज ऑफ गैसेस होती हैं उसको एनवायरनमेंट में यहाँ से छोड़ा जाता है। उसके लिए यहाँ पे चिमनी लगाई जाती है। ठीक है, इनसे जो वेस्टेज आप गैस होती है एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती हैं। अच्छा, वो टॉक्सिक ना हो इसीलिए इनमें सिलिका, सिलिकेट और दीगर नामियाती मरकबात को ऐड किया जाता है जिसके ज़रिए से वो टॉक्सिक लेवल की ना बने। न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसे आप उसमें देखें जो थर के अंदर जो एंग्रो थरकोल का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी थर के कोयले को जलाकर जो बिजली पैदा की जा रही है, थर के कोयले के अंदर वो है सिलिका है। तो उसमें सिलिका अगर जलाया जाता है कोयले के साथ तो वो टॉक्सिक किस्म के पोल्यूटेड और टॉक्सिक किस्म की गैसेस का अखराज भी उससे होता है। तो उसमें सिलिका, सिलिकेट ऊपर से डाला जाता है यहाँ पे एयर में गैसेस को रिलीज़ करने से पहले, ताकि वो गैसेस जो हैं जब एयर में सस्टेन करें, महलूल हों, तो वो टॉक्सिक किस्म के केमिकल्स को प्रोड्यूस ना करें और इर्द गिर्द जो आबादी है और यहाँ के रहने वाले लोगों को तो नुकसान का बायस ना बने और एनवायरनमेंट को वो ख़राब ना हो उससे। क्योंकि एनवायरनमेंट में जो हमारी ओजोन लेयर है वो इस किस्म के जो कार्बन एमिशन है वो ख़राब होती है और इससे हमें हेल्थ डिजीज़ और बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं जो सन से अर्थ के एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जितना हद तक हो सके ये पोल्यूशन कम से कम हो, और अगर ये पोल्यूशन हो भी तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर ना आए। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी के जहन में सवाल है तो पूछ लीजिए, हम आगे चलते हैं। नहीं तो अब देख रहे हैं ये एक इसके बारे में कोई बताएगा ये तस्वीर हमें क्या बताती है? जी जनाब। सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट या पोल्यूशन की वजह से जो वो ट्री पे अफेक्ट हो रहा है और ये लीफ जो है इस पे अफेक्ट पड़ा है। जी जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं नमान मकसूद साहब। ये एक एनवायरनमेंट है, ये जो लीव आपको नज़र आ रहा है, ये पत्ता नज़र आ रहा है, ये एनवायरनमेंट है और ये सब जो इंडस्ट्री है इनसे वेस्ट निकल रहा है धुएं की सूरत में, कार्बन एमिशन की सूरत में। और आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा ये धुआं निकलता जा रहा है ना, इसकी लाइफ को ख़त्म करता जा रहा है। ये पत्ता हरा होता है, ये पीला और कत्थई होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हम कार्बन एमिट करेंगे, कार्बन की एमिशन करेंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे, उतना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट को तो होगा ही, लेकिन इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी हेल्थ को भी होगा
और साथ ही साथ ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको ख़राब भी हम कर रहे होंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो हम अपने रिवर्स के अंदर भी डाल रहे होते हैं, समंदरों में डालते हैं। तो जितनी भी मछलियाँ होती हैं, आप अक्सर व बेशतर सुनते होंगे कि जी मरी हुई मछलियाँ जो है साहिल समंदर पे आ गई हैं। फिर वो एक पूरा साइकिल उनका प्रोसेस है, वो किस तरीके से सारी मछलियाँ कलेक्ट की जाती हैं, क्योंकि उससे साहिल गंदा हो जाता है। और इतनी सारी मछलियाँ हम सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट समंदर में डालने के नतीजे में मार देते हैं उन सारी मछलियों को। तो इसका जो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो जो साहिल है समंदर पे वो मछलियाँ आके मरी हुई निकलती हैं, वो सड़ती हैं, उनसे ताफुन फैलता है और वो उड़ के जो है वहाँ के इलाकों में जाता है और वो सब लोग उससे बीमार होते हैं। तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम समंदर में डालते हैं उससे जो अभी हयात होते हैं वो मर जाते हैं और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमंस को भी होता है। तो अ पिक्चर टेल्स 1,000 सेंटेंसेस, वो रिफ्लेक्ट कर रही है ये चीज़। तो इसका एक डेप्थ इम्पैक्ट है अगर हम इसे बहुत गौर से समझें। तो थर्मल पावर प्लांट का डायरेक्टली इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर भी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ज़रूर समझिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हम जितना ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को कार्बनाइज करते जाएंगे, जितना ज़्यादा पोल्यूट करते जाएंगे, उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारा सस्टेनेबल नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में आएगी और हम एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इसके नतीजे में बढ़ाएंगे और एनवायरनमेंट को इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करेंगे। तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो ज़रूर कंसिस्टेंट लेवल की है, लेकिन हमें और भी उन तरह इस तरह के सिस्टम्स की तरफ जाना पड़ेगा जो कि रिन्यूएबल हों, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बाइस ना बने और एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादा ना पहुंचाएं। तो हमें उन रिलायबल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, वरना हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखें, ये डैम के ज़रिए बिजली पैदा हो रही है, ये इसके गेट खुले हुए हैं। ये थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए बिजली पैदा हो रही है और इनका इम्पैक्ट है बड़ा। ठीक, तो जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए बिजली पैदा होती है वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, पोल्यूटेड। और जो डैम के ज़रिए होती है वहाँ ग्रीनरी भी होती है। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट की हम बात करें, एज प्रीवियस मेंशन, पावर प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। However, fuel types and prime mover used is of major importance, and so we can select the types of power plants of our concern accordingly। तो concern बहुत डिपेंड करता है कि आप किस कन्वेंशनल फ्यूल पे पावर प्लांट को लगाते हैं। अगर आपको लगाना ही है थर्मल पावर प्लांट तो उसके लिए सबसे अहम क्या चीज़ है, कोई बताएगा? मिसाल के तौर पर मुझे थर्मल पावर प्लांट लगाना है और उसकी लाजमी मुझे नीड है, तो मुझे, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट एक तरह का नहीं होता ना, या तो वो गैस फायर बेस होगा, या फिर वो कोल फायर बेस होगा, या फिर वो ऑयल फायर बेस होगा। इसमें से भी हम कौन सा पावर प्लांट तीनों में से लगाना बेहतर है हमारे लिए? अगर इन तीनों को ही लगाना है तो मार्केट के हवाले से, अवेलेबिलिटी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से और दीगर चीज़ों के मुताबिक हम किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पावर प्लांट को लगाएंगे? कोई बताएगा इसका जवाब? सर विंड टरबाइन वो लगा सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टीम पावर प्लांट लगा सकते हैं। ये ज़्यादा फ़ायदा मैंने, और ज़्यादा अच्छा ये है कि पॉपुलेशन से जो है वो दूर हो। बिल्कुल, ये एक प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़, मैंने सवाल ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि मुझे 3 तरह की कैटेगरी का पावर प्लांट लगाना है। एक है गैस बेस, एक है कोल बेस, कोयले को जला के बिजली पैदा करने का, एक है फर्नेस ऑयल बर्न बेस। ठीक है, इन तीनों में से मैं वो प्रेफरेबल उसे करूँगा जो जिसकी मुझे सप्लाई अनइंटरप्टेबल वे में मिले। मिसाल के तौर पे, अगर तेल मार्केट में शॉर्ट हो जाता है, जैसे लास्ट 2 महीने की न्यूज़ अगर आपको याद हो, कोरोना वायरस की जो फर्स्ट वेव थी, उसमें एक न्यूज़ अगर सुनने में आई हो आप लोगों को
कि ये जो ऑयल रिफाइनरी थी सऊदी अरब की, उसमें धमाका हो गया था और वो पूरी रिफाइनरी में अच्छी खासी, और क्योंकि उन्हें शट डाउन करना पड़ा था तो एक अच्छी खासी शॉर्टेज पैदा हो गई थी, और एक टाइम पे आके आपका पेट्रोल भी महंगा हुआ था उसके इम्पैक्ट के नतीजे में। तो ये एक डायरेक्टली इम्पैक्ट था। तो ये देखें कि अगर आपकी फ्यूल सप्लाईज डिस्टर्ब होती हैं तो आपको तेल वक्त पे नहीं मिलेगा, फर्नेस ऑयल नहीं मिलेगा, और वो तेल अगर वक्त पे नहीं मिलता तो हम जानते हैं कि उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और जब आप शॉर्टेज के अंदर चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको महंगी मिलती है, और जब महंगी फ्यूल खरीद कर आप उसे बर्न आउट करेंगे, बिजली पैदा करेंगे उससे, तो महंगी बिजली पैदा उससे होगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी पड़ेगी कि मैं जिस फ्यूल के ऊपर कन्वेंशनल तरीके से थर्मल पावर प्लांट अगर लगा रहा हूँ, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि मुझे विंड लगानी है या मुझे न्यूक्लियर लगाना है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जिसकी अवेलेबिलिटी वाफर मकदार में मार्केट में अवेलेबल हो, मैं उस पावर प्लांट को लगाना बेहतर समझूंगा बनिस्बत किसी दूसरे थर्मल पावर प्लांट के रिसोर्सेज के नतीजे में। सही है, जिसकी मार्केट अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि प्रिडिक्टेबली या अनप्रिडिक्टेबली चीज़ें शॉर्ट हो भी जाती हैं तो आपको वो चीज़ महंगी भी पड़ सकती है। तो अगर कोयले के हिसाब से आप लगा रहे हैं तो मार्केट में इतना कोयला होना चाहिए जिसको आप स्टॉक करके और जनरेशन अपनी कर सकें। तो इसका फर्दर स्टॉक भी होता है, लेकिन एक ना एक टाइम पे आपको ख़रीदना तो पड़ेगा ही ना, चाहे आप स्टॉक 6 महीने का कर लें, अगली बार आपको ख़रीदना तो पड़ेगा ही, और शॉर्टेज में जब आप ख़रीदते हैं तो आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक इस बात का आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। यहाँ तक कोई और मज़ीद डिफ़िकल्टी है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। हमारे साथ जो है आशिर, चाकर, मुबशर, तारिक, नुमान मकसूद और सिराज मौजूद है। सिराज, आपका कोई सवाल अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। द फ्लोइंग पावर प्लांट्स आर टू बी स्टडीड इन डिटेल्स ड्यूरिंग दिस कोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्टीम पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड टरबाइन पावर प्लांट। इसका जिक्र जिस तरीके से नुमान साहब ने भी किया था तो हम इसे डिस्कस करेंगे अब आगे। स्टीम पावर प्लांट जो आपके होते हैं, इसको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए देखें, वैसे तो हम इसको अभी डिस्कस करते हुए आ भी रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट यूज़ फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल और बायोमास आर बर्न टू हीट। बायोमास की जो गैस है, अमोनिया हो गई या मीथेन हो गई, वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो पेट्रोलियम वे में अगर हम हासिल करें तो पेट्रोलियम गैसेस जो आपकी होती हैं, एलपीजी हो गई या अपनी अमोनिया हो गई, मीथेन हो गई, या कोल हो गया, आपका कोयला हो गया, तो ये जो फ्यूल्स हैं बर्न टू हीट, जला के बिजली पैदा करते हैं, हीट ऑफ वाटर टू क्रिएट स्टीम, दैट इज द सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम विद द ड्राई स्टीम। द प्रेशर ऑफ द स्टीम स्पिन्स द टरबाइन। इस प्रेशर के नतीजे में टरबाइन रोटेट करती है, टर्न करती है, टर्निंग द कॉपर वायर इनसाइड द जनरेटर। यानी कि बताने का मकसद ये है कि टरबाइन के साथ कपल होती है एज अ प्राइम मूवर के तौर पे जनरेटर, और जनरेटर आपका जब टर्न आउट करता है, रोटेट करता है, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो कि पर्पस ऑफ जनरेशन है। अच्छा जी, स्टीम जनरेटर आपका होता है स्टीम पावर प्लांट में, स्टीम जनरेटर होगा, स्टीम टरबाइन होगी, कंडेंसर होगा जो आपके सर ठंडे। ये जो कॉपर वायर होती है सर, इनके इनसाइड जनरेटर के, ये तो थ्रू वाइंडिंग की होती है ना इनकी। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वाइंडिंग की होती है। वो इन्होंने थोड़ा बच्चों वाला सेंटेंस यूज़ कर लिया, इनसाइड दी जनरेटर। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो असल में कॉइल की तरह से होती है, जो कि सेलियंट पोल और नॉन सेलियंट पोल होते हैं। वो आपने मशीन में पढ़ा होगा, सेलियंट पोल जनरेटर्स और से नॉन सेलियंट पोल जनरेटर। तो वो वाइंडिंग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉइल्स होती हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंडेंसर के बाद कंडेंसर की मैं बात बता रहा था कि कंडेंसर जो आपका होता है वो आपकी स्टीम को या गर्म पानी को ठंडा करता है, उसे फ्लो ऑफ वाटर में पंप करके वापस साइक्लिक प्रोसेस में प्रोवाइड कर देता है। ये कंडेंसर को हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये रहा कंडेंसर। ठीक है, टरबाइन से जो पानी या नमी या आपको स्टीम मिलती है,
लिक्विड फॉर्म में, इसको दोबारा से आप ठंडा करते हैं और पंप करके प्रोवाइड कर देते हैं दोबारा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, और उससे वो प्रोसेस होते हुए स्टीम टरबाइन या से होकर रोटेट कर दिया टरबाइन, और उससे फर्दर ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो प्रेशर पंप एक होता है, प्रेशर पंप यहाँ होते हैं जो फर्दर वाटर को फीड करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी प्लस अदर प्लांट सच एज वाटर हीटर्स, कूलिंग वाटर सिस्टम, रीजनरेटर्स, रीहीटर्स, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ये एक्सेट्रा काइंड ऑफ प्रोसेस हैं जो कि मेन 5 प्रोसेस स्टीम पावर प्लांट में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कोशिश ये करिएगा जब आप को सवाल मिलेगा एग्ज़ाम में जो भी, तो एग्ज़ाम यानी मिड टर्म में जो आपको सवाल मिलेगा उन सारे सवालों के एवज़ कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से और एक हिंट है अच्छे नंबर लेने के लिए कि जब आप सवाल का जवाब लिख रहे होंगे तो उसके मिडल में या आखिर में डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, जैसे इस किस्म की हो या ब्लॉक डायग्राम हो, जो आपके जवाब को जस्टिफाई करे और आपके कॉन्सेप्ट को बताए कि आपने चीज़ें समझी हुई हैं। तो वो आप हर सवाल के एवज़ जो जनरेशन का होगा पेपर, उसमें आप डायग्राम बनाइएगा। ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डेड सेशन मेरा सुन रहे हैं या मेरा जो ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं उनके लिए। मेरे ख्याल में ये बात सब लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने क्या इम्पोर्टेंट बात अभी बताई है आप लोगों को एग्ज़ाम के हवाले से। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। स्टीम पावर प्लांट के बाद गैस टरबाइन पावर प्लांट है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो गैस टरबाइन प्लांट मेजर कंपोनेंट्स ये हैं, जिनमें कंप्रेसर है आपका, इंटरकूलर है, कंप्रेसर फर्दर, कंप्रेसर इंटरकूलर फर्दर, ये इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ये एक रेफ्रिजरेटर भी है, कंबशन चैम्बर है जहाँ पे फ्यूल को बर्न आउट किया जाता है और यहाँ से आपकी गैस को इनलेट किया जाता है। अगर ये गैस बेस्ड टरबाइन है तो गैस टरबाइन बेस इसको रिपीट किया जाएगा, और रिहरेंट है इसके बाद दोबारा टरबाइन लगी हुई होगी और ये फर्दर रोटेट कॉमन शाफ्ट में लगे हुए होंगे जो कि इसे ठंडा कर रहे होंगे। Gas power plant uses fuels that are burned to create hot gases, ठीक है। तो गैस पावर प्लांट जो है इसमें गैस को जलाते हैं और उससे मज़ीद जो गैसेस होते हैं, हॉट गैसेस, वो प्रोड्यूस होती हैं टू स्पिन द टरबाइन, ताकि टरबाइन को स्पिन किया जा सके। फर्दर मोर इसमें 4 पार्ट्स आपको नज़र आएंगे, कंप्रेसर, कंबस्टर, इसमें जलाया जाता है कंप्रेसर, तो उसको आगे कंप्रेस करता है। गैस टरबाइन, गैस टरबाइन ये वाली है, 2 टरबाइन बताई गई हैं यहाँ पे, प्लस अदर एज इंटर कूलर, आफ्टर कूलर जनरेटर एंड रीहीटर कूलिंग वाटर सिस्टम। तो ये सारे 4 से 5 पार्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड आखिर में 10। तो ये इस तरह काम करता है। हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे उसी सेम लिंक के साथ जो मैंने आप लोगों को ग्रुप पे शेयर किया है। तो हमारा तीसरा सेशन यहीं से दोबारा कंटिन्यू होगा। ये सेशन यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, एंड हो रहा है, तो थर्ड सेशन में भी आप कंटिन्यू करिएगा सेशन को, और ये सेशन यहाँ